नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट पेपर नंबर 3। ये पेपर बहुत काम के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कर लीजिए। आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए, समय खराब नहीं करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें। हम लोग यूपी पीसीएस के मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट पेपर में ये वही पेपर है जो यूपी पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट पेपर लगाने से बढ़िया है कि आप पिछले वर्षों के पेपरों को कई बार लगाइए और उनकी व्याख्या से क्वेश्चन जनरेट कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की स्थिति में होंगे। चलिए आते हैं। देखिए, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्योंकि ऑप्शन हमारे पास क्या है? हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हम इसके अभ्यस्त हैं। ऑप्शन नंबर बी। सी, हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं। हमारे सर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो समझ लिया क्या है कि हमारी बॉडी है, हमारे ऊपर 10⁵ का फोर्स पड़ता रहता है, यानी इतना प्रेशर हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर डालती है। लेकिन हमारी हार्ट क्या करती है? वो वायुमंडल में यानी हमारी शरीर से ब्लड प्रेशर को पंप करती है। तो ये क्या करती है? इस प्रेशर को कैंसिल आउट कर देती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही होगा। देखिए, वायुमंडल दबाव का अनुभव हम नहीं करते क्योंकि शरीर में प्रवाहित रक्त का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। इस कारण हमें इसका अनुभव नहीं होता। इस क्वेश्चन को करिएगा, इसके रिपीट होने के चांसेस अत्यधिक हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन कथन कारण का, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। आपको यहाँ पे कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। तो देखिए, कथन कारण क्वेश्चन आप जानते हैं कि यूपी पीसी में कथन कारण में क्या पूछा था। जैसे आपसे ए में क्या रहेगा? ऑप्शन ए में कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की एक ही व्याख्या करता है। देखिए, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन यानी उसकी जो कूलिंग होती है वो प्रभावित होती है। कथन तो एकदम सही है। बर्फ एक दुर्बल चालक है, यानी आइस इज ए पुअर कंडक्टर, बात ये भी सही है। तो यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण क्या करता है? कथन की पुष्टि भी करता है। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में बर्फ जमा होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रभावित होता है क्योंकि बर्फ उष्मा का कुचालक है। अतः कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण का स्पष्टीकरण भी करता है। देखिए, मैं क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम लगेगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हों वो क्वेश्चन को स्वयं से पढ़ ले। और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसे भी कोई लोग होंगे जिसको हिंदी समझ में ना आती हो, क्योंकि आपको यूपी में अगर सर्विस करनी है तो आपको हिंदी आनी चाहिए, और हिंदी आपको नहीं आएगी तो आपको सर्विस में बहुत दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को और विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़ा करिएगा। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? अवरक्त, इंफ्रारेड, परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट, दृश्य, विजुअल रेंज, नन ऑफ दीज। तो देखिए, टेलीविजन का दूरस्थ नियंत्रण करने के लिए जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमारे पास रिमोट होता है या फिर हमारे पास जो आजकल टच होते हैं वहां पर, तो दूरस्थ नियंत्रण के लिए जो है इंफ्रारेड का हम यूज करते हैं। तो अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ बन गया। अवरक्त विकिरण का प्रयोग टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग फुहरे में फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, आपके पास जो रिमोट कंट्रोल होता है वो रिमोट कंट्रोल जो होता है टीवी को इंफ्रारेड से क्या होता है? कंट्रोल करता है। आपसे यहाँ कुछ पूछा था कि इंफ्रारेड का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो आप टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है उससे जो किरणें निकलती हैं कौन सी होती है? तो इंफ्रारेड होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, क्या पूछा? सही नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, ये हमको ऑप्शन ये दिया गया है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। देखिए, अब इस पर आपको डाउट हुआ तो पढ़ लीजिए क्या है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लार्ज। अब देखिए क्या है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। एक ऑप्शन हमको दिया गया। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये तो ऑप्शन एकदम हमको क्या लगता है कि दूरदृष्टि देश में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये तो कभी नहीं करते, इसके लिए हम उत्तल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। चलिए, अब हमको देखिए काम करते हैं, इसके साथ हम लोग दो चीज जान लेते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति नजदीक की वस्तु को तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। याद रखिएगा कि जिसको निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष वाले को उल्टा समझ लीजिए, निकट वाले को दूर का दिखाई नहीं देगा और दूर वाले को निकट का दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या होता है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, इसीलिए प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है, अगर ये रेटिना है तो इसके आगे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब इसके निवारण क्या करते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसको ऐसे कर लीजिए, निकट अवतल।
निकट अवतल का प्रयोग होता है। ठीक, दूर दृष्टि दोष इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं परंतु निकट की दिखाई नहीं पड़ती। ठीक, अब देखिए क्या है इसमें, क्या हुआ, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है। ठीक, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। निकट में कहाँ बन रहा था, आगे बन रहा था। देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, याद रखिएगा। अब इसके लिए क्या होगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस पर आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिया क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन करके लोग गलत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, मेथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है, वह है मून, सन, जुपिटर, मार्स। तो मेथेन जो है वो बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। तो देखिए बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। मंगल के वायुमंडल में 95% क्या है, तो CO2 है, और अन्य गैसों में नाइट्रोजन है, आर्गन है और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि बृहस्पति में, ठीक, मेथेन के अलावा हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया भी पाई जाती हैं। इस पर भी आपसे ऑप्शन बना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नियंत्रक संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो देखिए याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है, लेकिन वो कैसा होता है, तो अनकंट्रोल्ड होता है। देखिए उस बार जो पूछा गया पेपर में तो उन्होंने एक नया वर्ड जोड़ दिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित का मतलब क्या होता है कि संलयन अभिक्रिया को जो है नियंत्रित नहीं किया गया है। देखिए अगर हम जब संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं तो उसका यूज हम एनर्जी के फॉर्म में कर लेते हैं, जैसे रिएक्टर्स में कर लेते हैं। ठीक, लेकिन अनियंत्रित जो होती है वो हाइड्रोजन बम में यूज की जाती है। तो देखिए 2 घटनाएं होती हैं, एक संलयन और एक विखंडन। जो परमाणु बम होता है वो विखंडन की क्रिया पे होता है और हाइड्रोजन बम जो होता है वो संलयन की क्रिया पे होता है। अब कौन सा संलयन, तो वो संलयन कौन सा, अनियंत्रित संलयन। देखिए हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं। इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, अब देखिए सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन से, ये हाइड्रोजन बम में आविष्कारक एडवर्ड टेलर थे। याद रखिएगा कि हमको सूर्य से या तारों से जो ऊर्जा मिलती है वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलती है। यानी सूर्य से जो प्रकाश प्रकाशित होता है, यानी सूर्य के अंदर भी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब आते हैं अगले पे। देखिए इसमें हमको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए कहा गया है। मैंने आपसे हमेशा कहा कि ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लीजिए। तो देखिए ऑप्शन हमको यहाँ पे दिया गया, प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उसमें उपस्थित तत्व, डायमंड हीरा। तो हम जानते हैं कि डायमंड हीरा के अंदर कार्बन होता है, तो हमको यहाँ पर तो ये मिला देंगे हम। ठीक, अब हमारे पास सैंड, तो हमको सिलिकॉन जो होता है वो रेत में ही मिलता है। अब बचा हमारे पास मार्बल, तो मार्बल में कैल्शियम होगा कि एल्युमिनियम होगा, और रूबी में हमारे पास क्या होगा। देखिए अगर आपको ये 2 ऑप्शन पता है, आप एक काम करिए बाकी के ऑप्शन को देख लीजिए क्या आपको मिल सकते हैं उससे। देखिए आपको वहाँ पे ए पता था, 2 पता था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, रेत, सिलिकॉन और रूबी में एल्युमिनियम। रूबी का लेसर होता है या रूबी पत्थर भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, रूबी पत्थर में एल्युमिनियम पाया जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, इसलिए इसको तो गलत मत करिएगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड। इसका आंसर सही क्या है, सिल्वर आयोडाइड। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाले स्याही बनाने में किया जाता है, जिसको हम जब चुनाव में तो उसको अमिट स्याही बोलते हैं। उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट मिली होती है जिससे वो बहुत दिनों तक बना रहता है। मतदान के समय इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन, हाइपोविलियन जली विलियन है किसका, सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम टेट्रा थायोनेट का, सोडियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट का। इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन सोडियम थायोसल्फेट का जली विलियन है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, ये रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप है, मतलब किससे हमको पेट्रोल यानी या फिर जिससे हमको क्या उसका ईंधन वाले फल होते हैं। देखिए अरहर, मटर, चना, करंज। तो करंज हमारे पास क्या है, पेट्रोपादप पौधा है यानी पेट्रोप्लांट पौधा है। देखिए दिले के पौधों में करंज पेट्रोपादप रूप में उपयोग किया जाता है। आप ऑप्शन कर देगा कि और कौन कौन से पौधे हैं जिसका उपयोग पेट्रोपादप के रूप में किया जाता है। देखिए करंज आप जानते ही हैं। इसके बाद जेट्रोफा के बारे में आप जानते हैं, जेट्रोफा भी क्या हमारा तो पेट्रोपादप है। और 1-2 हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए साल का टीका निम्नलिखित किस व्याधि से संबंधित है, चेचक, टेटनस, टीबी, पोलियो।
तो पोलियो के लिए जो टीका लगाया जाता है वैक्सीन, उसको जो है जॉन साल्क ने बनाया था, उसने उसको साल्क टीका भी बोलते हैं। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। देखो, साल्क टीका पोलियो व्याधि से संबंधित है, यह विषाणु जनित रोग है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी तंत्र पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि साल्क टीका जो थे वो साल्क ने बनाया था, इसलिए उनके नाम से साल्क टीका भी बोलते हैं। चेचक का टीका को जो है एडवर्ड जेनर ने बनाया था। पोलियो टीके को देखिए जॉन साल्क, और टीबी को यूरिन कालमेट भी बोलते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन वही, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाइए, आप इसको सही कर लेंगे। देखिए सूची 1 में आपको रोग दिए गए, व्याधि दिए गए, और सूची 2 में उसके कारण दिए गए हैं। तो देखिए इसको करने से पहले आपको किसको किसको पता है, तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं, मरासमस मान लीजिए आपको नहीं याद। क्वासिकोर, देखिए क्वासिकोर क्या होता है, ये प्रोटीन की अलपता से होने वाला रोग है, सबको पता होगा। टीबी तो हमारा क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और हेपेटाइटिस भी हमारा एक विषाणु संक्रमण है। तो देखिए आपको ऐसे ऑप्शन जो केवल ए में दिखाई दे रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वासिकोर में होता क्या है, क्वासिकोर इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ये रोग अधिकतम जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। मेरास्मस, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, यह लंबे समय से भूखे रहने के कारण होता है। टीबी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, और हेपेटाइटिस भी जीवाणु यानी सॉरी विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। जीन संबंधन एवं पुनर्युग्मज डीएनए प्रौद्योगिकी, गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधि जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण एमनियोसेंटिस, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थों को सरल अवयव में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण, सभी जीवों में अंतर्निर्मित समयपालक निकाय बायो मास, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए जीन संबंधन एवं पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी, ये मतलब क्या जीन इंजीनियरिंग में से रिलेटेड है। गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधि जांचने के लिए निदान में सूचक, उसको एमिनियोसेंटिस विज्ञान बोला जाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थों को सरल अवयव में तोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जीव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल की प्रोसेस बोला जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, यूरिएसिस, सल्फेटस, ट्रिप्सिन, प्रोटीन। तो ये तो सबको पता होगा कि प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन क्या होता है, सहायक होता है। देखिए और भी होते हैं, देखिए समझ लीजिए, भोजन के पक्काशय में पहुंचते सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, आकर मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है, ये याद रखिएगा कि पित्तरस जो बाइल होता है वो बेसिक होता है, और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। यानी पित्तरस का काम क्या होता है, तो अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यह अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसे 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज। इसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज, यह मंड मतलब स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। देखिए इसका आंसर आयोग ने जो डी दिया था, जबकि वो गलत है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का विसर्जन, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर जो है एंडोस्कोप वर्क करता है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसके आगे से कुछ पढ़ने की अपेक्षा नहीं है। देखिए प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इस पर और भी घटनाएं होती हैं। देखिए हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी प्रखनली का चमकना, कांच के आई दरार का चमकना, ये सब भी क्या कारण है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड को जो है शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी के उपचार में किया जाता है। ये फैक्ट याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, पायरुविक एसिड और यूरिक अम्ल। इसका सबसे उत्तर आसान है कि आप जानते हैं जब आप बहुत भाग दौड़ करके आते हैं तो आपके पैरों में घुटनों में क्या होती है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है, जिससे हमको थकान होती है। ठीक, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होने से थकान का अनुभव होता है, जबकि यूरिक अम्ल का गांठों में जमा होने से गठिया रोग हो जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग फलों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र से बहुतायत में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाले ब्याधि में दिया जाता है, तो लॉ, विटामिन ए, फ्लोरीन, आयोडीन। देखिए ब्याधि का मतलब होता है रोग, तो आप सब जानते हैं कि आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है
वो समुद्र है। समुद्र में एक पौधा मिलता है लेमनेरिया, लेमनेरिया क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। आयोडीन हमको घेघा रोग में दिया जाता है। तो देखिए आयोडीन समुद्र से बहुतायत में प्राप्त होता है। इसकी कमी से मनुष्य को घेघा रोग हो जाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, तो लोग पीड़ित किससे होते हैं? चमरग्राह यानी पेलाग्रा से, बेरीबेरी से, स्कर्वी से, ऑस्ट्रोमलेशिया से। देखिए जो लोग पॉलिश किया हुआ अनाज खाते हैं, जैसे चावल पॉलिश किया हुआ आता है, उससे जो है बेरी रोग हो जाता है। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से मनुष्य में बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल से विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है, हाइड्रोक्लोराइड है। ये भी आप इसको स्टार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है क्या है? फंगस, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नील हरित शैवाल बोलते हैं, विषाणु। तो एक बैक्टीरिया है। ठीक है, कपास के बीजों में एक नए जीन की निवेश से कपास में 9 प्रजाति विकसित की गई, जिन्हें जीएम कपास बोलते हैं या जीएम कॉटन बोलते हैं। तो ये जीन अभियांत्रिकी है। उसके अंदर एक हम डालते हैं जीवाणु, जिसको क्या बोलते हैं? बीटी। इसका पूरा नाम क्या है? बैसिलस thuringiensis। ये जीवाणु जिसका जीन कपास में निवेशित करके कपास की नई प्रजाति विकसित की गई, जिन्हें बीटी कपास बोला जाता है। ये होता है कि कपास के पौधों में कीड़े लग जाते हैं, इससे डाल देने इस जीन के डालने से जो कीड़े होते हैं वो ऑटोमेटिक मर जाते हैं और हमको कपास की अच्छी फसल मिलने लगती है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। झूमिंग करते हैं, तो देखिए आपको जनजातियों का नाम दिया गया, इसमें कौन झूमिंग खेती करता है? भोटिया, संथाल, टोडा, खांसी। तो खांसी जो होते हैं वो झूमिंग खेती करते हैं। देखिए झूमिंग चरवासी कृषि का एक नमूना है। इसके तहत आदिवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ कर खेती करते हैं और 3-4 वर्षों बाद इस भूमि को उर्वरा शक्ति कम हो जाने के पश्चात वे अन्यत्र भी यही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। अच्छा, एक काम करिएगा कि झूमिंग कृषि को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम जानते हैं। आप इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, जैसे आंध्रा में क्या बोलते हैं, राजस्थान में क्या बोलते हैं, MP में क्या बोला जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा डहिया, मिलाप, छायबेरी, ये सबको एक लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नहीं हो पाया तो मुझे देगा, मैं करवा दूंगा आपसे। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अत्यधिक गति से गतिमान होगा। तो देखिए ऐसा अगर कभी भी होगा, सैटेलाइट से कोई पदार्थ छोड़ा जाए तो पहली बात वो ना तो पृथ्वी पे आएगी, अगर आना भी होगा तो आगे वो हमारे एटमॉस्फेयर में जल जाएगी। लेकिन अगर उसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अब आप देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा SBSP को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। ये हमारा कथन है। SBSP ठीक की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा उसकी ऊर्जा बहुतायत में उपलब्ध है। इसका उत्तर हमको कूट से देना, वही कथन और कारण वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप कथन मतलब इसको उल्टा पढ़िए, उल्टा पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर आराम से पा जाएंगे। देखिए SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो हम जान रहे हैं कि अंतरिक्ष में ऊर्जा की बहुतायत मात्रा है, क्योंकि वहाँ पर सन लाइट जल्दी पहुंचती है और सन भी क्या है? एनर्जी का सोर्स है। तो कारण सही है, अगर कारण सही है तो कथन भी इसका सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा A सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें करना चाहिए। देखिए कंप्यूटर पहले पूछा जाता था, अब पूछा जाता नहीं, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हाँ, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है तो नीलगिरी जैवमंडल की, नंदा देवी जैवमंडल की, मानस जैवमंडल की, सिमलीपाल जैवमंडल की। इसमें से कौन कौन सा है? तो हमारे पास अगर उसने पूछा था तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें से नीलगिरी और नंदा देवी, इन दोनों को जैवमंडल की उपाधि दी गई। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा A सही होगा। देखिए यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में वर्तमान में 12 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। वर्ष 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को भी 12 स्थलों के रूप में इस सूची में शामिल किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि इसको आयोग दे देता है मिलाने के लिए। तो नीलगिरी को 2000 में, गल्फ ऑफ मन्नार को 2001 में, सुंदरबन को 2001 में, नंदा देवी को 2004 में, नोकरेक को जो है 2009 में, पंचमढ़ी को 2009 में, सिमलीपाल को 2009 में, अचनाकमार अमरकंटक को 2012 में, ग्रेट निकोबार को 2013 में, अगस्ता मराई को 16 में, कंचनजंगा को जो है ये गलत लिखा हुआ है ठीक, कंचनजंगा को 18 में, पन्ना को 20 में। तो 12 है और इसके ईयर जो कर लिएगा क्योंकि ईयर आपको मैचिंग में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यूपी से संबंधित है। धुरिया लोक नृत्य है तो धुरिया लोक नृत्य किसका है? तो बुंदेलखंड का। इसकी व्याख्या पढ़ने की कोई जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो हमारे किसी काम के नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लीजिए कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं? आल्हा, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, चैती, रुहेलखंड, कजरी, अवध। तो चैती जो होती है ये सुमेलित नहीं है। चैती जो है वो अवध में गाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा ठीक, और चैती ब्रज में भी गाई जाती है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, ददरा, कर्मा, मुरिया। तो मुरिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य है वो चरकुला है, धोबिया है, जोगिनी है, धीवर है, कर्मा है, ददरा है, छोलिया है, राई है, पाई डंडा है, नटवरी और ये सब हैं।
तो इसी के साथ हम लोगों ने आज 2010 का पूरा पेपर कर लिया 3 मॉक टेस्ट पेपरों में। अब इसके बाद हम लोग फिर 11 करेंगे, ऐसे हम लोग 12 करेंगे, करते-करते हम लोग 23 पे पहुँचेंगे और ज़्यादा नहीं 15 दिन के अंदर ये सब खत्म हो जाएँगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।